फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ। फूलन देवी ने डकैतों का माध्यम बना करके, और हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन की ही बात है, उसने डकैतों में जाकर के कि भाई ऐसे जीने से बढ़िया है मैं डकैत बन जाऊं, वो डकैतों के साथ हो गई, मल्ला के गिरोह में हो गई, और उसने ठाकुरों से उसके सहारे से बदला लिया। वो कोई डकैत थोड़ी थी पिस्तानी। लेकिन फूलन देवी जब संसद में पहुंच गई तो उसको जिंदा नहीं रहने दिया ठाकुरों ने, उन्होंने संसद में आकर के भी उसको गोली मार दी। मतलब इस तरह की सोच है इनकी, इस तरह की सोच है। चलो भाई, उस लड़की के साथ, फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ था, उसने उसका बदला लिया, लेकिन बदले के बाद उसको जान भी देनी पड़ी, उसके बाद जान देनी पड़ी, उसको संसद में आने के बाद भी जान देनी पड़ी, क्योंकि ठाकुरों के स्वाभिमान को उसने कुचला था। और ठाकुरों के मन में वहाँ 84 में चल रहा था कि भाई जब तक फूलन देवी नहीं मरेगी, जब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसी चर्चाएं थीं। आर्थिक स्थिति दलितों की कमजोर होने के कारण उनके साथ शोषण होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। सामाजिक परिवर्तन जब तक संभव नहीं है जब तक उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। यही हमारे आंदोलन की मूल जड़ है। करके चौधरी ठाकुर आकर दबा देता है, यार तुझे रहना नहीं है क्या यहाँ, तू ज्यादा चौधरी बन रहा है क्या, इस तरह की बातें आती हैं। जब SC ST के ऊपर जुल्म होता है और जब SC हरिजन एक्ट लगता है, SC ST एक्ट लगता है, तो उसमें पुलिस में भी जो जनरल लोग बैठे हैं और डॉक्टर हैं और सारे लोग एक मत हो जाते हैं शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा है, तुम ले दे के फैसला कर लो, ले दे के ये कर लो, ले दे के वो कर लो, और तुम्हें इसी गांव में रहना है, इसी गांव में काम करना है, हमारे खेतों में जाना है, हमारे खेतों से ही तुम्हारा काम चलेगा। हर तरह से वो मोबिलाइज करते हैं। पुलिस हमारी है, शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है, हम भारत के भक्त भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन फिर भी अन्याय हो रहा है, इसका जवाब मोदी जी दे दें, एक बार दे दें, पूरी जनता को समझा के कि भाई हमारे शासन में अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी ऐलान कर दे तो मैं कह रहा हूं सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिलता, संविधान के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इनकी मंशा नहीं है, ना योगी की मंशा है, ना मोदी की मंशा है। ये काम हमें अपने आप खुद करना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय कंस। समाज जितना भी उठा है वो सरकार के ही माध्यम से उठा है। मान लो नौकरियों में आरक्षण मिला, उससे उसकी आर्थिक स्थिति बदली, और जैसे मान लो दिल्ली में जमीनें मिली उनको रहने के लिए, DDA के फ्लैट मिले, दुकानें मिली, कोटे के तहत ही ये लोग जो कुछ भी आज हम दिख रहे हैं सफेद कपड़ों में, वो कोटे के कारण ही हम बने हैं। मजदूरी से कोई 10 लाख 50 लाख का फ्लैट नहीं खरीद सकता। कि 5000 साल से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कोई आज नया नहीं हो रहा है। पहले अन्याय होता था, पता नहीं लगता था, वहीं को वहीं दबा दिया जाता था। गांव के पंच चौधरी दबा देते थे, भाई बेइज्जती होगी, मान सम्मान घटेगा, वो इज्जत के खातिर सब बैठ जाते थे, क्योंकि जिम्मेदारों के यहाँ हमारे लोगों को काम करना होता है। वहाँ काम करते हैं तो फिर जुल्म भी होता है साथ में। हम भी एक गांव में पैदा हुए, बदरेखी गांव है, और 84 में वो गांव आता है, 84 ठाकुरों का गांव, ठाकुरों का इलाका आता है। वहाँ लोग काम करते हैं घरों में, उनके साथ अन्याय होता रहता है। अब वो उनके पास इतनी आमदनी का जरिया होता नहीं है और वो जुल्म सहते रहते हैं। अब कोई उनको सलाहकार मिल जाता है तो फिर वो कंप्लेंट कराते हैं। मैं बताऊं, बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने लोक अदालतें लगा रखी थी। SDM हर गांव में जाते थे SC ST के बातें सुनने के लिए कि भाई जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान दिए जाए, ज़मीन दी जाए। तो वहाँ पहले गांव के जिम्मेदारों को वहाँ के तहसीलदार और SDM फ़ोन कर देते थे। जिम्मेदार वहाँ चाय पानी रसगुल्ला लेके बैठ जाते थे, और बैठ जाते थे उनके सामने वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो बोल ही नहीं पाते। क्यों? उन्हें कल को वहीं से गेहूँ लाना है, क्योंकि कल के खाने को नहीं होगा तो गेहूँ उनके यहाँ से लाना है, उन्हीं के यहाँ काम करना है।
सरकार और संविधान के एजेंडे में था कि भाई जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उसके लिए उत्तर प्रदेश में जीडीए बनी, दिल्ली में डीडीए बनी, उनके घरों की पूर्ति करेगी, लेकिन सरकारें नहीं कर पाई। और गांव में जैसे जिनके पास जमीन नहीं है, खेतिहर मजदूर है, तो कम से कम 2-4 बीघे उनके पास जमीन होना चाहिए, तो उनके लिए पट्टे हुए, लेकिन वो पट्टे आज दिन तक कब्जे नहीं हुए, अभी भी कब्जे नहीं हुए। अभी भी कब्जे नहीं हुए। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी सास का बिरासनी गांव है जिला जालौन में, उसके 3 जगह 2 बीघे का पट्टा किया और 3 जगह किया, और 3 जगह में 1 जगह का पट्टा उसको मिला बेचारी को, और 2 जगह का जो है आबादी में था, वो आबादी में बैठ गए लोग। अब उनको कैसे हटाएं? वो ना तो उनके पास इतना पैसा है ना पावर है। हाथरस में हुआ भाई, अब वो कह रहे हैं कि उसी ने मारा, माँ बाप नहीं मारा, ऑनर किलिंग है, फलाना है, ठिकाना। अरे भाई ऑनर किलिंग थी तो फर्स्ट दिन से कहाँ गए थे तुम? ऑनर किलिंग तो थी तो फर्स्ट दिन ही सिद्ध हो जानी चाहिए थी। जिस दिन उन लड़कों को पकड़ा था उस दिन एसओ, सीओ, एसपी जो भी डिपार्टमेंट थे वो कहाँ गए थे? वो लीपापोती कर रहे थे। ये वो लीपापोती कर रहे थे कि भाई किस तरह से इसको SC ST एक्ट में निपटा दो, इसको झगड़े में निपटा लो। यही तो था। ये साइकोलॉजिकल समझो, साइकोलॉजिकल समझने की जरूरत। दबाव बनाया जा रहा था, एक तरफ से दबाव आ रहा था, एक तरफ से वो बोल रहे थे। कोई मान लो जाके बोलता है पीछे क्यों हट रहे हो, मान लो शेड्यूल कास्टों में कुछ स्वाभिमानी लोग हैं हमारे जैसे, तो वो कहते हैं बोलो तुम। मेरे घर में भी एक SC ST का मामला हुआ तो कई गांव के प्रधान और ठाकुर आ गए, बोले भाई नेताजी निपटा लो। मैंने कहा भाई माफी मंगवा दो उनसे। तो ये लगा लो कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, केस आज भी चल रहा है। मतलब इतना जुल्म करने के बाद भी वो माफी तक नहीं मांग सकते। जैसे बहन जी ने सर्वजन का नारा दे दिया, ये अम्बेडकरवादी थी, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई बहुजन से बात नहीं बनेगी, चलो सर्वजन ले लेते हैं। लेकिन सर्वजन हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता चली जाती है वो साइड हो जाते हैं। गरीब का कोई धर्म नहीं होता है। मेरी मानवर साहब से यहीं 12 नंबर में बैठ के बात हुई। साहब बोले भाई मैं ऐसा आंदोलन करूंगा, मैं ऐसा। मैंने ठीक है साहब, आप सही कह रहे हो। धर्म परिवर्तन से कभी भी, जो लोग धार्मिक परिवर्तन की बात करते हैं कि धार्मिक परिवर्तन से परिवर्तन आ जाएगा, ये मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि जब हम सिख बने तो ये प्यारे बन गए, जब हम बौद्ध बने तो ये मठाधीश बन गए, जब हम हिंदू थे तो ये पंडित बने, और जब हम क्रिश्चियन बने तो ये पादरी बन गए। चेला बन के आते हैं, गुरु बन जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। दलित SC ST विचार करने की जरूरत, इससे विचार करने की जरूरत। धर्म से परिवर्तन नहीं होगा। आप सोचो धर्म बदलने से परिवर्तन हो जाएगा? आपको इनसे लड़ना होगा, इनसे टकराना होगा, इनसे वैचारिक क्रांति कबीर साहब की तरह करनी होगी, तभी आप इनसे। कांसीराम साहब का मूवमेंट बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वो कहते थे जो मैं बोलता हूं वो जाके पब्लिक में बोलो, पब्लिक सुनेगी समझेगी तो हमारे साथ लगेगी। और हुजूम बढ़ता चला गया, हुजूम बढ़ता चला गया। तो जो बड़े बड़े नेताओं में जैसे देवीलाल हैं और कहीं साहब बैठते थे, BP सिंह है, तो वो कहते थे भाई साहब कांसीराम जी तेरे पास भीड़ तो बहुत है पर क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, मतलब लीडरशिप नहीं है। अरे लीडरशिप, कांसीराम जी कहते थे लीडरशिप इसी में से निकलेगी, और उसी में से बहन मायावती निकली, उसी में से बहुत सारे लीडर निकले। निकलेंगे क्यों नहीं? अगर काम होगा तो निकलेंगे। लीडरशिप उसी में निकालोगे तो लीडरशिप मजबूत होगी। बाहर से हायर करोगे लीडरशिप, वो मजबूत लीडरशिप नहीं होती है, उससे आप कमजोर होंगे। और यही हाथरस की व्यवस्था है। हाथरस में न्याय होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पुलिस समाज सारा एक तरफा है, और सरकार भी बचाव के मूड में है। आपने उन्नाव में भी देखा, जब वो विधायक को बचा सकते हैं, चिमनियानंद को बचा सकते हैं, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठाकुर का बच्चा कहीं भी फंस रहा हो, जनरल कास्ट का बच्चा कहीं भी फंस रहा हो, यहाँ तक कि OBC को इस मामले में OBC भी उनके साथ लग जाता है। जब SC ST एक्ट का मामला आता है, अर्जन के साथ दलित OBC पहले सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। यार हमारे ऊपर भी तो लगता है। यही कारण है, यही डिवाइडेशन के कारण हम कमजोर हैं। जो SC ST जो जिनका शोषण हुआ है जाति के कारण, धर्म के कारण,
कितना पर्दे लगे हुए हैं हमारे साथ। पर्दे देखो कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हमें सबको मिला लेते हैं लड़ने के लिए। राम मंदिर की बनाने की बात आती है तो शेड्यूल कास्ट भी चलो, और जब अधिकारों की बात आती है तो शेड्यूल कास्ट पीछे हटो। तुम दलित हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति को, यही वहाँ हाथरस में हो रहा है, यही हाथरस में हो रहा है। अब पीएफआई पे संबंध था, पीएफआई पे मैं बोलना चाहता हूँ। पीएफआई कौन सा संगठन है? मुस्लिमों का संगठन है। चलो भाई, पीएफआई था तो पुलिस कहाँ सो रही थी? पुलिस को चाहिए पहले ही डिटेक्ट करती। एलआईयू कहाँ थी? आपकी सीबीआई कहाँ थी? आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था? आप सरकार किसके दम पे चला रहे हैं? आपको पहले से सूचना होना चाहिए और उसका ऐलान करना चाहिए। पहले ही आपको घोषणा करनी चाहिए कि भाई इस तरह से हाथरस में आतंकवादियों की सूचना मिली है कि वो हमला कर सकते हैं बीच में, तो कोई वो संगठन वहां ना जाए आंदोलन करने। तो नहीं जाते संगठन। अब तुम सपा को भी आतंकवादी बता रहे हो, बसपा को भी आतंकवादी बता रहे हो, भीम आर्मी को भी आतंकवादी। अरे तो भाई तुम ही सही हो। तुम कब से सही हो गए? तुम्हारे बाप दादों के हमने भैंस चराई, गाय चराई, कपड़े धोए, हल चलाया, सब कुछ चलाया, उसके बाद हम गरीब कैसे रह गए? उसका जवाब दो तुम। और तुम कब से ईमानदार हो गए? जो सवर्ण जाति अपने आप को ईमानदार कहती है, वो कब से ईमानदार हो गई? आप रिसर्च करा लो, सर्वे करा लो। आपके बाप दादों ने हमसे काम कराया लेकिन पैसा नहीं दिया। यही तो कारण है हमारा गरीबी का। और हम मांस खाते थे, मरा हुआ मांस खाते थे। हम जिंदा मांस नहीं खाते थे, बध करके नहीं खाते थे। आपके लोग बध के करके खाते थे, लेकिन हम वेस्टेज माल को खाते थे। हमारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ा हुआ है, पाप चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर। इसलिए उस पाप को उतारो। गंदे काम करना अच्छी बात नहीं है, इसको सुधार करना नहीं है। सर्वजन जाति में उनको अपने अंदर सुधार करना चाहिए कि भारत का अगर कोई नागरिक गरीब है तो भारत का अमीर भी गरीब है। मुकेश अंबानी भी गरीबी में महसूस करेगा। जब 60% जनता आपकी गरीबी में जी रही है, भुखमरी में जी रही है, भागी भागी फिर रही है, काम धाम नहीं है, तो आपकी अमीरी किस काम की है? किस काम की आजादी है? गांधी जी कहते थे अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हमारी पुलिस होगी, हमारा शासन होगा, हमारा प्रशासन होगा। गांधी जी की लोगों ने बात मानी, अंग्रेजों को भगा दिया।